नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चुपचाप बैठे वो भी ठीक ही है ना। देखो, जीवन में मैं हमेशा उनका ध्यान रखता हूँ जो चुपचाप रहते हैं, और आपको भी वही ध्यान रखना चाहिए। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी चुप है तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? जब भी कोई सामने चुपचाप बैठा रहे ना तो तुरंत अलर्ट हो जाए, क्योंकि चुपचाप रहने वाला आदमी बड़ा घायल कर सकता है, राइट? क्योंकि चुपचाप रहने वाला ये नहीं बताता कि वो सोच क्या है, और दुनिया में अभी तक ऐसी किसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ है जो ये बता दे कि सामने वाला सोच क्या था। पूरे विश्व में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर शादी के बाद सबसे कम तलाक होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में सबसे कम तलाक कहां होते हैं? इंडिया में। और पूरी दुनिया में पति पत्नी के झगड़े सबसे ज्यादा भी इंडिया में होते हैं। अब कितना सहयोग देखिए आप कि यहाँ तलाक कम होते हैं लेकिन झगड़े ज्यादा होते हैं। यूरोप में झगड़े कम होते हैं, तलाक ज्यादा होते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, अलग अलग कमरे में जाके सो जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी सोचते हैं उल्टा पुल्टा, फिर तलाक होता है। यहाँ पर झगड़े के बाद भी तलाक क्यों नहीं होते? क्योंकि पति पत्नी राष्ट्र धर्म की तरह झगड़ा करते हैं। सुबह उठते ही झगड़ा चालू करते हैं, शाम को सीज फायर करते हैं, फिर सुबह फिर झगड़ा चालू करते हैं, फिर भाभी जी बहुत हंस रहे हैं आप। तो रोज ऐसा झगड़ा चालू रहता है और बातचीत भी चालू रहती है। सबसे बड़ी बात क्या है? बातचीत चालू है। दुनिया के हर विद्वान ने दुनिया की हर समस्या पर एक ही लाइन बोली है, कीप कम्युनिकेटिंग, बातचीत जारी रखिए। अगर बातचीत जारी रही ना तो सारे हल निकल जाएंगे, और बातचीत अगर बंद कर दी तो दुनिया में अभी तक किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते जो बहुत रोया हो और उसके जीवन की समस्या खत्म हो गई। रोने से तुम्हें बातचीत तो करनी है। मेरे साथ बातचीत करेंगे आप? तो तमाम जो शादीशुदा लोग हैं जो झगड़ा करते हैं, मैं पहले उनको हार्दिक बधाइयां दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, झगड़ा करते रहिए। कितना भी तुम्हें पड़ोसी आके रोके, तुम्हें रुकना नहीं है, झगड़ा करते ही रहना। झगड़े में कोई कमी आए तो तलवार खरीद के लाओ, तलवार के साथ झगड़ा करो, लेकिन झगड़े की समाप्ति पर बात करो, है ना? बात नहीं बंद करनी, क्योंकि बातचीत जब हम बंद करते हैं, बोलना बंद करते हैं, तो सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं कि वो क्या सोचे, फिर वो उल्टा पुल्टा सोचता। मैंने अभी आपसे आते ही पूछा आप कैसे हैं, यही तो पूछा ना? आप चुप हैं, तो आपने मुझे इनडायरेक्टली कह दिया साले तुझे जो सोचना है सोच। यही तो कह रहे हो ना। और अब मैंने सोचना शुरू कर दिया, जो चुपचाप बैठे हैं उनके बारे में मैं सोच रहा हूं। बताओ क्या सोच रहा हूं? बताओ क्या सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं शायद ये सुबह सुबह अपनी बीवी से पिट के आया। मैं कुछ भी सोच सकता हूं भाई साहब, मुझे नहीं रोक सकते आप। और आप चुप रहोगे, भगवान कसम उल्टा पुल्टा सोचूंगा और सोच से यहाँ पर बताऊंगा। इसलिए आप मेरे से बातचीत चुपचाप चालू कर देना। करेंगे मेरे साथ बात? अच्छा, बातचीत चालू करने से पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, कितने लोग जिंदा हैं यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ कितने जिंदा हो? भाई साहब इधर उधर देख रहे हैं, किधर जिंदा? अरे जिंदा है कि नहीं? हाथ खड़ा करो ना, दोनों हाथ खड़ा करो, और एक बार जिंदा आदमी की तरफ बताओ यस। मुर्दा की तरह नहीं रहना। अंग्रेजी के एक विद्वान ने कहा है, टू अट्रैक्ट पीपल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। अट्रैक्टिव बनने का मतलब मैं कोई ब्यूटी पार्लर में जाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अट्रैक्टिव रहने का मतलब चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखनी पड़ेगी। अगर आप मुस्कुराहट रखेंगे तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। रोते हुए आदमी से तो कोई मिलना पसंद नहीं करता। क्या आप कभी सुबह सुबह ऐसे आदमी से मिलना पसंद करते हैं जो पूरे दिन भर रोता रहता है? कहीं वो आदमी आप ही तो नहीं? ये भी तो चेक करते रहना चाहिए ना। हम पसंद तो नहीं करते, पता चला हम ही वो अगले इंसान है। इसलिए मुस्कुराते रहेंगे तो बातचीत चालू करेगी। तैयार है? तो बात चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। नाम माताजी पिताजी लड़का है मुकेश कोठारी। मुझे क्या 19
73 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, ऑब्वियसली आपको पता ही है। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? सिंपल सी बात है, क्योंकि पिताजी करोड़पति थे। यस, अभी मैं आपको चेक कर रहा हूँ, बातचीत चालू नहीं की। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे सत्यनारायण की कथा और स्वाद ही बोलना है, ऐसे मत बोलो यार। देखो अजीत जी, आपके यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है, मानता हूँ, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पटना वालों से ज्यादा नहीं। पटना वाले आप लोगों से भी ज्यादा एक्साइटेड। आप आधा सुनकर यस कर रहे हैं, पटना वाले बिना सुने। मैंने कहा मेरा नाम यस यस यस, अरे मैंने कहा बोलने तो यस। तो ऐसे मत करो यार। फिर पटना वालों के साथ मैंने कारस्तानी कर दी, वो ज्यादा यस कर रहे थे, तो मैंने 2 वीडियोग्राफर को बुलाया। मैंने कहा इधर आ, यहाँ स्टेज पे खड़ा, मैं यस कराऊंगा, तू वीडियो बना देगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने सबको बाथरूम में घुमाया और अचानक पूछा, तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? यो, वीडियो बना दिया फिर मैं सबूत के साथ। कभी कभी मैं ऐसी उल्टी पुल्टी बात कह दूंगा, तुम्हारी बीवी नाराज हो जाएगी तुम्हारे से, यस कर दोगे। इसलिए सोच समझ के यस करना, हर बात अंधे होकर यस करना नहीं है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी। जब मैं 9 साल का था तब मेरे फादर जो है रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस सर्विसेज में थे। फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो उस समय 250 रुपए पेंशन आती थी, 250 रुपीज। और माताजी पिताजी और अलग से भी काम करते थे। इस तरह से परिवार का गुजारा चलता था। 6 भाई बहनों की फैमिली थी। पूरी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर मैं था। सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं 6ठी क्लास में आ गया तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मेरा एम क्या है, लक्ष्य क्या है। एक दिन मैंने रिसर्च की कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। तो रिसर्च की रिपोर्ट आई कि मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि पिताजी की हाइट 6 फीट है, डिफेंस के रिटायर्ड है, बात बात पे गुस्सा आता है, ऊपर से फुटबॉल के शौकीन। लात तो वो चलते चलते ही मारते थे। जब भी हम उनके नजदीक से निकलते थे तो 6 फीट की दूरी मेंटेन करते थे कि कब किक पड़ जाए। क्योंकि पिताजी ने हम सारे बच्चों को क्लियर कट कह दिया था, नहीं पड़ेगा तो किक मार दी जाएगी। तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि पिताजी की किक नहीं खा। इसके अलावा हमारा कोई लक्ष्य नहीं था। रोज स्कूल जा रहे थे, रोज आ रहे थे, जीवन चल रहा था। एक दिन माताजी पिताजी दोनों झगड़ा कर रहे थे। पिताजी माताजी को डायलॉग बोल रहे, तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया, तूने इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। छोटा बच्चा था, 6ठी क्लास में, मुझे समझ में नहीं आता है बजट क्या है, किसने बिगाड़ दिया, गलत आइटम क्यों लेकर आए थे, गारंटी वाला आइटम लाना चाहिए, क्यों बिगड़ गया। अब पिताजी से पूछने की ताकत नहीं थी क्योंकि पिताजी फुटबॉल के शौकीन। तो हमने पड़ोसी से जाके पूछा, ये बजट क्या होता है। तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो हमने पड़ोसी से पूछा कि आमदनी कहां से आती है। पड़ोसी ने कहा आमदनी के तो कई जरिए हैं, लेकिन 3 प्रमुख हैं, नौकरी, बिजनेस, खेती। हम 6ठी क्लास में सोचने लगे कि साला हम क्या करेंगे। नौकरी के लिए उम्र चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। खेती के लिए जमीन चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो बिजनेस ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे लिए। 6ठी क्लास में मैंने सबसे पहले पतंग की दुकान लगाकर अपने बिजनेस करियर को चालू किया। पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं थी, और पिताजी से मांग भी नहीं सकते थे। तो हमने 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाया। 7 दिन में एक बार 5 पैसे मिलते थे चॉकलेट खाने के लिए। 1 साल तक एक भी चॉकलेट नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया। 1 रुपया 60 पैसा भाई से उधार लिया। 3 रुपये 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई। और पतंग की दुकान में इतनी बातें समझ में आई कि पतंग की दुकान चल पड़ी। और मैंने पैसे को 3 महीने में डबल कर दिया। 6ठी क्लास में 3 महीने में डबल। मुझे सारी बात समझ में आ गई। मुझे जिंदगी का पूरा गुर समझ में आ गया। कैपिटल क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, कौन सा माल बेचने का ज्यादा फायदा होता है, जिसको बेचना पड़ता है उसके बारे में क्या बोलना पड़ता है, कोई उधार मांगे तो क्या बोलना पड़ता है, कोई उधार ना लौटाए तो क्या बोलना पड़ता है। ये सारी बातें मुझे मात्र 6ठी क्लास में समझ में आ गई थी। जो ही मुझे ये बात समझ में आई, जिंदगी का पहला सिद्धांत हाथ लग गया। आज आपको बता रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? सिद्धांत है करोगे तो सीखोगे। सिद्धांत क्या है?
सीख कर करने की कोशिश करोगे तो शायद ये काम तुम्हारे से कभी नहीं होगा। ये जितने भी नौकरी वाले लोग हैं ना, वो सीख कर करते हैं, इसलिए जिंदगी भर नौकरी करते हैं। करोगे तो सीखोगे, इस बात को आप समझ लेना। एक आदमी कहता है कि मैं पानी में तभी कूदूंगा जब तैरना सीख जाऊंगा। तो कैसे संभव है? पहली कंडीशन है पानी में जाना, है ना। एक गाइडेंस के साथ अगर आप पानी में जाएंगे तो तैरना सीखेंगे, पहले तैरना नहीं सीख सकते हो आप। एक आदमी मुझे मिला, राजू दादा, मुझे एक आदमी मिला, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं आर्टसिंग करूंगा, प्लान भी बताऊंगा, लेकिन मैं प्लान बताना पहले सीखूंगा तो बताऊंगा। मैंने कहा तू कभी सीखेगा ही नहीं और तू कभी बताएगा ही नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा भाई तू बताएगा तो सीख जाएगा, तेरे को जैसा आता है वैसा बता, धीरे धीरे तू सीख जाएगा। उसने कहा नहीं सब कोई गलती हो गई तो? मैंने कहा पागल आदमी, प्लान तो नए आदमी को बताते हैं, गलती भी हो जाएगी तो पकड़ेगा कौन? पता कैसे चलेगा कि गलती हो गई? वो तो नया आदमी है। और नया आदमी, आप तुम गलत वे में मत रहना कि नया आदमी तुम्हारी किस स्लेब को देखता है, कोई प्लस माइनस को देखता है, उसे कुछ पता नहीं। पहली बार में तो ऊपर की स्लेब नीचे बना दो, नीचे के ऊपर बना दो, वो आपको टोकेगा भी नहीं। पहली बार में वो ये कुछ देखता ही नहीं, वो केवल तुम्हारी शक्ल देखता है कि किस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है। और अगर तुम ये बताते रहोगे ना तो एक दिन परफेक्ट और मास्टर बन जाओगे। इसलिए शुरुआत कर दो। पतंग की दुकान से मेरी शुरुआत हो चुकी थी, अब मेरे दोस्तों से मेरी कैटेगरी अलग हो गई। मेरे दोस्त मजा करते हैं, छठी क्लास के बच्चे और करेंगे भी क्या, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। लेकिन मैं थोड़ा कैटेगरी से बदल गया, क्योंकि मैं पैसा कमाना सीख गया। अब मैं हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। होली आती थी तो रंग की दुकान लगाता था, दिवाली पर पटाखों की, राखी पर राखी की, और फुल टाइम मैंने कंचों की दुकान चालू की। जानते हैं क्या बोलते हैं आप? सही बोलते हैं। कंचों की दुकान मैंने चालू की फुल टाइम, क्योंकि पहले दिन मुझे क्लियर था कि कंचे का गेम ओलंपिक में तो है ही नहीं, खेलने का कोई फायदा नहीं। कंचे खेलेंगे तो हारेंगे या जीतेंगे, जीतेंगे तो हंस जाएंगे, हारेंगे तो रोएंगे। हम इस झंझट में क्यों जाए, हम इस कंफ्यूजन में क्यों जाए, हम बेचना चालू कर दें। क्योंकि बेचने वाले तो हमेशा बिकेंगे, कोई हारे चाहे जीते उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मैंने कंचों का व्यापार चालू किया। 11वीं क्लास में मैंने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया। गाइडेंस थी नहीं, पिताजी से पूछ नहीं सकते थे, किसी ने बताया कि इसको ब्लैक करने से बहुत पैसा आता था, हम अट्रैक्ट हो गए। हमने वहां के डीलर से बात कर ली, डीलर से पूरा प्लान समझा दिया। डीलर हमें महीने के 30-40 सिलेंडर देने लगा, हम उसको ब्लैक करने लगे। एक एक सिलेंडर पर 100 रुपया कमाने लगे। जब 100 रुपया कमाने लगे एक सिलेंडर पर, महीने के 4000। उस समय मेरे टीचर की सैलरी थी 3000, यानी मुझे जो पढ़ाता था वो 3000 कमाता था और मैं जो पढ़ता था मैं 4000 कमाता था। मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी, मेरी स्कूल के प्रिंसिपल के पास लूना। हम दोनों ही स्कूल में एक साथ घुसा करते थे, ये था हमारा रुतबा 11वीं क्लास। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डर लगता था केवल पिताजी से। पिताजी ने क्लियर कर दिया था, भैया ग्रेजुएट होने तक मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम चाहो वैसा कर लो। तो हमारे जीवन का अंतिम टारगेट था कि किसी तरह ग्रेजुएट हो जाए। जुगाड़ पुगाड़ टेक्नोलॉजी से हम हमेशा पास होते थे, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, फिर भी फेल करने की किसी के अंदर ताकत नहीं, क्योंकि हमें पूरा सिस्टम ही समझ में आ गया था कि दुनिया चलती कैसे। हमारे जेब में हमेशा पैसे रहते थे, हमारे जितने भी फक्कड़ दोस्त थे उनके पास कुछ नहीं रहता था। और खास तौर से आवारा बदमाश, जो गुंडे बदमाश मवाली होते हैं स्कूल के, उनके पास तो कुछ भी नहीं। हमने अपने सारे दोस्तों का सर्कल बनाना चालू किया, गुंडे मवाली बदमाश। स्कूल के जितने भी गुंडे मवाली थे सब मेरे दोस्त थे। मेरा वजन था 42 किलो और वो एक ही क्लास में 3-3 बार फेल हो चुके थे, उनके सबका वजन था 60 किलो। मैं 42 किलो का ऐसे आगे आगे चलता था और मेरे पीछे 60 किलो के बड़े बड़े आदमी चलते थे, क्योंकि समोसा खाना है कि नहीं खाना ये हम डिसाइड कर रहे। सब हमारे पीछे पीछे घूमते सब। इसकी वजह से रुतबा बढ़ गया हमारा। स्कूल के सारे होशियार बच्चे हमसे डरने लगे। एग्जाम में उसको थोड़ा सा भी इशारा करता तो वो अपना काम छोड़कर मुझे बताता, और हम हर साल पास होने लगे। बीकॉम हो गए, बड़े प्रसन्न थे क्योंकि जीवन का टारगेट खत्म हो गया। अब मुझे कोई रोकेगा नहीं, आजादी से काम करूंगा, ऐसा मन में सोचता था। इतनी ज्यादा मेरे अंदर एक्साइटमेंट था कि मैं अपने दोस्त के पिताजी के पास गया। मैंने कहा सर कुछ काम धंधा दिलवा दो, अब फुल टाइम मेरे पास लाइसेंस भी आ गया, पिताजी मना नहीं कर सकते, मैं कुछ करना चाहता हूँ।
नौकरी से शुरुआत करना चाहता हूं और बड़ा एम्पायर चालू करना चाहता हूं। तो एम्पायर चालू करना चाहता हूं, वो तो मेरे दोस्त के पिताजी ने सुना नहीं, नौकरी नौकरी सुना, तो उन्होंने मुझे भेज दिया कि जा यहाँ इंटरव्यू दे के आ जा। मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मन में इतना डर था कि सैलरी पूछूंगा तो शायद ये मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मैंने सैलरी तक नहीं पूछी। 1 महीना लगातार काम किया पूरी मशक्कत के साथ, जैसे नया कर्मचारी एक्साइटमेंट के साथ काम करता है, मैंने भी काम किया। 1 महीने तक लगातार काम करने के बाद मेरे हाथ में पहली सैलरी दी गई 750 रुपए, 750 रुपीज ऑन। 750 रुपए दिए गए, तब मुझे पहली बार जीवन के हकीकत से सामना हुआ कि ये पैसा कमाना कितना कठिन काम, और खासतौर से नौकरी में कमाना तो बहुत कठिन काम। ये जीवन का साइकिल है जो मुझे समझ में आया। पिताजी की इज्जत मेरे लाइन में थोड़ी बढ़ गई, और इसे आपको भी समझाना चाहता हूं, वक्त से पहले समझ जाना। जब बच्चा 3-4 साल का होता है, कितने साल का? एक बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो उसके जीवन के हीरो होते हैं उसके माँ बाप। हमेशा बच्चा अपने माँ बाप जैसा बनना चाहता है, लेकिन वही बच्चा जब 8 साल का होता है तो जीवन के हीरो बदल जाते हैं, दोस्त के माँ बाप हीरो बन जाते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन करना सीख जाता है कि मेरे पिताजी के पास तो स्कूटर है और दोस्त के पिताजी के पास कार है, तो हीरो कौन हुआ? दोस्त के पिता। लेकिन जब बच्चा 13, 14, 15 साल का होता है, जब उसके अंदर एक्साइटमेंट के हार्मोन्स पैदा होते हैं, तो उसे लगता है कि मेरे माँ बाप को कुछ नहीं आता। वही बच्चा जब 20-21 साल का होता है तो उसे रोकना टोकना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसे आजादी चाहिए। उस समय उसके माँ बाप उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, इतनी बजे आना है, इतनी बजे जाना है, इतनी बजे खाना है। उसे बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ, एक्साइटमेंट के साथ कॉन्फिडेंस के मान भी बढ़ते हैं। वो थोड़ा दिमाग से भी मजबूत होता है। अब वो गैजेट चलाना सीख जाता है, लैपटॉप चलाना सीख जाता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सीख जाता है, और उसके पापा को कुछ भी पता नहीं, तो वो अपने ही माँ बाप को मूर्ख समझने लग जाता है। उसे लगता है कि मेरे माँ बाप को कुछ नहीं आता, ये इतना से नहीं चलाना जानते, मोबाइल पर छोटी छोटी बात मेरे से पूछते हैं, इनसे बेहतर तो मैं। ये 23-24 साल की एज में बच्चे के साथ होता है। जब उस बच्चे की खुद की शादी होती है और जब उसका खुद का बच्चा होता है, तब पहली बार उसके माँ बाप उसे उससे बेहतर नजर आने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि मेरे माँ बाप ठीक थे यार, इतनी मजबूती से उन्होंने काम किया। वही बच्चा जब 45 साल का होता है ना, तब उसी बच्चे के माँ बाप उसे महान लगने लगता है। फिर वो अपने पोतों को, अपने बच्चों को अपने माँ बाप की कहानी सुनाता है, तुम्हारा क्या जीवन है? जीवन तो मेरे पिताजी का था। ये साइकिल है जो वक्त से पहले समझ में नहीं आता, और जो वक्त से पहले समझ जाता है ना, वो इस सृष्टि के टॉपर में उसका नाम आ जाता है। इसलिए आप वक्त का इंतजार मत करना, मैं जो समझा रहा हूं उसे पहले समझ लेना, और अपने माँ बाप के लिए इतनी ताली बजाना, क्योंकि नहीं तो बाद में तो वैसे भी बजाओगे 45 साल में, इसलिए कभी जितनी बजाओगे। 750 रुपए हाथ में रखे गए। जीवन का लक्ष्य एक ही था कि जिसने इंटरव्यू लिया है उसी की सीट पर बैठना। जीवन में मैंने कभी छोटा नहीं सोचा। इंटरव्यू देने गया था, उसी दिन सोच लिया था कि ये इसी की सीट पर हमें बैठना और लोगों का इंटरव्यू लेना। जब हम कुछ चीज सोचते हैं, सपना देखते हैं, तो सपने और मुंगेरी लाल के सपने में अंतर क्या होता है? जब सपने देखने के बाद कोई योजना हमारे पास नहीं होती तो वो मुंगेरी लाल के सपने हैं, और सपने को पूरा करने के पीछे कोई एक्टिविटी का प्लान है तो समझ लो वो आप कामयाबी का प्लान। मैंने 2 नियम अपनाए नौकरी के दिनों। यहां पर कोई नौकरी वाले आदमी है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं नौकरी वाले? हाँ, नौकरी वाले आदमी 2 गलती करते हैं, इसलिए जिंदगी भर वो नौकरी ही करते हैं, आप करना मत करना। पहला, नौकरी वाला हमेशा सोचता है मैं उतना ही काम करूंगा जितना पैसा मिलेगा। हेलो, सारी एसोसिएशन इसी पे काम करती है, और वो एसोसिएशन वाले तुम्हें भड़काएंगे, हड़ताल करवाएंगे, तुम मत करना। मैं उतना ही काम करूंगा जितना पैसा मिलेगा, और मैं वही काम करूंगा जिसके लिए मुझे रखा गया है, मैं दूसरे का काम नहीं करूंगा। और ये 2 चीजें जिंदगी भर एक व्यक्ति को नौकर बनाने के लिए काफी है। अगर नौकरी से आगे जाना चाहते हो तो इन दोनों कामों को उल्टा करना। मैंने क्या किया, मैं वो भी काम करने लगा जिसका मुझे पैसे नहीं मिलता था, मैं वो भी काम करने लगा जिसका काम के लिए मुझे रखा नहीं गया था। मैं जब भी जल्दी काम से फ्री होता था तो बॉस के केबिन में जाता था,
बॉस कहता था क्यों आया, तो मैं कहता था सर मैं काम से फ्री हो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया इसलिए आया। तो बॉस कहता इतना जल्दी पूरा हो गया तो फिर यहीं बैठ, मेरे काम में हाथ बढ़ा। जब मेरे सारे दोस्त काम करने के बाद चाय की केबिन पे जाते थे तब मैं बॉस की केबिन में जाता। पहले बॉस है ना मेरा एग्जाम लेने के लिए छोटे छोटे काम बताता। पहले कहता इस फाइल को यहां जमाना, इस फाइल को यहां जमाना, फिर फाइलों के नाम बताता, फिर बताता कि कौन सी फाइल कहां रखनी पड़ती है, फिर फाइलों के स्टेप बताता, फिर मुझे ये भी बताने लगा कि किस फाइल पर क्या देखना पड़ता है मुझे, फिर ये भी बताने लगा कि मैं साइन कब करता हूं, फिर ये भी बताने लगा कि मेरे साइन का महत्व क्या है। धीरे 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 6-8 महीने में मुझे सब कुछ पता चल गया कि मेरा बॉस करता क्या है। जब मुझे पता चल गया तो बॉस कभी बिजी होता था तो मैं कहता था सर मैं इस काम को मैं कर दूं, तो बॉस कहता तुझे पता है, मैंने कहा सर आप ही मेरे गुरुजी हैं, आपने बताया। जब मैं एक फाइल को सही करता तो बॉस को क्लियर हो जाता कि इसे सब पता है। फिर बॉस धीरे धीरे मेरे ऊपर निर्भर होने लगा। वो कहता है यार मैं बीवी ने आज कहा घूमने जाना है, फिल्म देखना चाहूं, क्या तू संभाल लेगा काम? मैंने कहा सर नो डाउट मैं कर दूंगा ना। अब बॉस मुझे अपना काम संभला के चला जाता, वो फिल्म देखने चला जाता। एक दिन भी अगर मैं छुट्टी लेता था ना तो बॉस का बीपी अप डाउन होता। जब बॉस मुझे तवज्जो देने लगा तो पूरे ऑफिस में मेरी वैल्यू बढ़ गई, सब मुझे डरने लगे, ये बॉस का बायां हाथ है, बॉस इसके साथ रहता है। इंक्रीमेंट की बात आती तो सबसे ज्यादा मेरे को लगते, प्रमोशन की बात आती तो सबसे ज्यादा मुझे होते। और मेरे 7 साल के नौकरी के करियर में मैं पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर बन गया। 97 में मेरी सैलरी हो गई 13,000 बेसिक। उस समय टीचर की सैलरी 3-4 हजार रुपए बेसिक होती थी, तब मैं 13,000 कमाने लगा। साला मैं तो साफ बन गया। एक आदमी के अंदर ईगो आने के लिए एक छोटी सफलताएं काफी। मैं इतना इगोस्टिक हो गया, मुझे लगा कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी मैं ही हूं, क्योंकि मैं अपने पिताजी से ज्यादा कमाता था, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और अपने पूरे कॉलोनी में सबसे ज्यादा कमाने वाला आदमी मुझे लगता था कि मुझे कोई नहीं समझा सकता, मैं सबको समझा सकता। कोई भी आदमी मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश करता तो मैं उससे पूछता था तेरी सैलरी कितनी, और उसकी सैलरी मेरे से कम होती थी, और मैं उसे कहता था यार तू मुझे क्या सिखा पाएगा, तेरे से ज्यादा तुमने कमा। मेरे जीवन में एक बात बन गई थी कि जिसकी इनकम ज्यादा होती है वही समझदार होते हैं, बाकी सब पागल होते हैं। और दिमाग में फिट हो गया। और ये जो नए नए पैसे वाले होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर यही ईगो का घमंड होता है। मेरे अंदर भी आ गया। जीवन ठीक ठाक चल रहा था, अपनी दुनिया बना रखी थी मैंने, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, बीवी प्रसन्न थी, माँ बाप खुश थे, समाज वालों को भी थोड़ा चंदा हम दे देते थे, वो भी थोड़ी हमें तवज्जो देते थे, सीट को आगे की सीट पर हमें बिठा देते। जीवन ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन जीवन बदला। द नाउ सेमिनार स्टार्ट। अब हम सेमिनार की शुरुआत कर रहे हैं। यहां तक मैंने ये बात इसलिए बताई कि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं, कोई भी फर्क नहीं, रत्ती भर का भी फर्क नहीं, सब कुछ जीवन में आपकी जैसे ही चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बगैर, भगवान अल्लाह ताला की इच्छा के बगैर इस धरती का पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? हाथ ऐसा करके रखें। ईश्वर की इच्छा के बगैर इस पूरी धरती से पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात मुझे पहली बार समझ में आई। आप बोलते तो हैं लेकिन आप कभी कभी उल्टा कर देते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं, मेरी इच्छा थी इसलिए मैं यहां आया। कुछ लोग अभी भी ये मान रहे होंगे कि उनकी इच्छा की वजह से आए हैं, बाकी दुनिया की ताकत ला नहीं सकती। मैं कह रहा हूं उल्टा है। तुम उसकी इच्छा से आए हो, तुम कितनी भी ताकत लगाते थे तो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि इच्छा उसकी, क्योंकि उसके पास सुप्रीम पावर। वो क्या करना चाहता है किस मोमेंट पर किसी भी पता नहीं है। हम इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। होता वही है जो उसका चक्र घूमता है। आप तो केवल अर्जी लगा सकते हैं। ए भगवान, अजीत जी ने मुझे 11 बजे की मीटिंग में अवध हॉल में बुलाया है, जाऊं क्या? भगवान कहता था तथास्तु, जाओ।
और भगवान को अगर रोकना होता है ना तो उसके पास कई हथियार, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, जन्म, मरण, ये सब भगवान के हाथ है और भगवान रोक सकता है। अभी कटारा साहब